हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके यादव कॉमर्स क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाया जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फिनंशियल एक्टिविटीज़। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन तीनों एक्टिविटीज़ को एक साथ दिखाया जाता है। वैसे अगर हम लोग बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग एक निश्चित अवधि के दौरान कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को दर्शाते हैं। तो आज जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है कि 31 मार्च को ये 2 बैलेंस शीट दिया गया है एक कंपनी का, जिसमें उसका शेयर कैपिटल है 1,40,000 से 1,48,000 रुपये। ये 8,000 रुपये बढ़ गया है। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 14,080 से 20,120 रुपये हो गया है, तो ये भी बढ़ा है। और आपका है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लॉन्ग टर्म लोन, करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स है, और अदर करेंट लायबिलिटीज़ में या अदर लायबिलिटीज़ में आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है। उसके अलावा इधर नॉन करेंट एसेट्स में टेंजिबल में लैंड है और इंटेंजिबल में गुडविल है। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 साल का कंपैरेटिव रूप से। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, तो इससे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो बिजनेस का जो ये बैलेंस शीट है, इसमें जितने भी आइटम दिए गए हैं इनका इन सभी को 3 एक्टिविटीज़ में बांट के हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कैसे तैयार करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद लिखेंगे एज ऑन, जिस डेट को बनाना है ना। और इसका हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन करेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो नेट प्रॉफिट हम लोग को मिलेगा बैलेंस शीट में जो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, जिसको हम लोग पीएल अकाउंट बोलते हैं। तो उससे हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट। तो देखिए आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कितना भरा है, तो 14,080 से 20,120 हुआ है, यानी ये 6,040 रुपये भरा है। तो ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। उसके अलावे अब इसमें जितना भी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स है वो आएगा, और फिर हम लोग उसमें करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज डिक्रीज करेंगे। तो इसमें अभी जैसे आपका दिया हुआ एक प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, ये 1,400 से 1,600 रुपये हो गया है, ये बढ़ गया है। तो ये बढ़ गया है मतलब हम लोग इसको एड में लिखेंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। ये 200 रुपये भरा है ना। उसके बाद आपका और जो फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स में लैंड बढ़ गया है 40,000 से 60,000 रुपये। तो लैंड जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि वो परचेज किए हैं। उसके अलावे आपका जो गुडविल है ये 20,000 से 15,000 हो गया है।
तो गुडविल घटने का मतलब गुडविल रिटेन ऑफ हुआ है, और उसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे और लिखेंगे गुडविल रिटेन ऑफ। गुडविल रिटेन ऑफ कितना घटा, 5,000 रुपये। तो ये दोनों हम लोग का नन ऑपरेटिंग नन कैश आइटम है, इसको पहले हम लोग जोड़ लेंगे, है ना, 5,000 और 200। तो ये दोनों मिला के हो गया 5,200। अब इस दोनों को जोड़ देना है ना, 11,240। तो ये जो निकला ये कहलाएगा हम लोग का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर अब हम लोग इसमें ऐड और लेस करेंगे करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को। तो करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल है जो 20,720 से 23,680 रुपया हुआ है ना, 20,720 से 23,680 रुपये हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना रुपये बढ़ा, ये 2,960 रुपये बढ़ गया है। तो करेंट लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे एड में, और करेंट लायबिलिटी जब घटेगा तो उसको लिखेंगे लेस में। तो ये ट्रेड पेएबल जो है ये बढ़ गया है, इसको हम लोग एड में लिखेंगे, और बढ़ने पर उसका नाम लिखा जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल बढ़ा है, कितना रुपये बढ़ा है, 2,960 रुपये। उसके अलावा करेंट लायबिलिटीज में और कोई आइटम नहीं है। और दूसरा आएगा इसमें करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज। तो ये इन्वेंट्रीज जो है आपका 97,400 से 85,400 हो गया है। ये जो है 97,400 से 85,400 हुआ है। तो ये आपका क्या हुआ, घट गया 12,000 रुपये। तो जब आपका करेंट एसेट्स घटेगा या बढ़ेगा, तो करेंट एसेट्स के साथ कंडीशन क्या है कि जब करेंट एसेट्स घटेगा तो हम लोग उसको एड में लिखेंगे, और बढ़ेगा तो लेस में लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग का इन्वेंट्रीज जो है ये घट गया है, इसको हम लोग एड में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। कितना घट गया है, तो 12,000 रुपये। चलिए उसके बाद दूसरा करेंट एसेट्स है ट्रेड रिसीवेबल। ये 30,800 से 41,400 हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल आपका पहले था 30,800 और ये बढ़ के 41,400 रुपये हो गया। 41,400 तो कितना बढ़ा ये, 10,600 रुपये बढ़ गया है। तो जब भी कोई करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे लेस में, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ये ट्रेड रिसीवेबल जो है 10,600 रुपये बढ़ गया है। अब करेंट एसेट्स में आपका बच गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग इसमें नहीं लेंगे, उसका ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे बाद में। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो एड वाला है, एड वाला दोनों को जोड़ देंगे। 12 दू 14,960 है ना, और इसको जोड़ देना है 6 4 10 9 1 10 2 12 4 1 5 1 6 2, और ये लेस वाला ले जाके उसमें घटा देना है 10,600। ये इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। तो 12 में 6 गया 6, 5 2 में 1 गया 1, ये 15,600 रुपये बच गया। तो ये जो फाइनली हम लोग का बैलेंस निकला ये कहलाएगा आपका, चूँकि ये ऑपरेटिंग है प्लस में आएगा तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हो गया हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैलकुलेशन। फिर ऑपरेटिंग के बाद हम लोग दूसरा करेंगे, ये 1 नंबर था हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद दूसरा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ आगे हम लोग लिखेंगे नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़।
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग लेते हैं केवल नॉन करेंट एसेट्स। जो भी नॉन करेंट एसेट्स है उससे जो कैश फ्लो होगा, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, वो दर्शाया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ हम लोग के पास नॉन करेंट एसेट्स में लैंड है जो कि 40,000 से 60,000 रुपये हो गया है। तो लैंड बढ़ने का मतलब होगा कि हम लोग और लैंड परचेज किए, तो इससे कैश का आउटफ्लो हुआ। हम लोग इसको लेस में लिखेंगे, परचेज ऑफ लैंड 20,000। और दूसरा जो नॉन करेंट एसेट्स में था गुडविल, तो गुडविल के साथ कंडीशन होगा कि गुडविल अगर बढ़ेगा तो उसको हम लोग मानेंगे परचेज, अगर गुडविल घट जाएगा तो वो गुडविल रिटेन ऑफ होगा और वो चले जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब चूँकि नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग के पास 2 ही आइटम था, तो दोनों का काम हो गया है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि एड में कोई आइटम हम लोग का नहीं आया, यानी एड वाला हो जाएगा नील। तो एड वाले का नील आएगा इधर बैलेंस, और इधर लेस से आ गया हम लोग का 20,000। तो यहाँ पर नील में 20,000 घटेगा, तो ये फाइनल रिजल्ट होगा इसका माइनस में 20,000। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसके बाद तीसरा एक्टिविटीज़ है हम लोग का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो आगे हम लोग लिखेंगे नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। इसमें हम लोग मात्र 2 आइटम लेते हैं, एक शेयर कैपिटल और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ जो हम लोग का शेयर कैपिटल है ये 1,40,000 से 1,48,000 हुआ है। शेयर कैपिटल हम लोग का बढ़ गया है, तो शेयर कैपिटल जैसे ही बढ़ेगा तो हम लोग ये मानेंगे कि कंपनी और शेयर इशू किया। तो शेयर इशू किया तो क्या हुआ, कंपनी के पास पैसा आया, इसको हम लोग एड में लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर 8,000, 1,40,000 से 1,48,000 रुपये हुआ है, 8,000 रुपये बढ़ गया। उसके बाद दूसरा इसमें आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आपको दिया है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जो कि 30,000 से 24,000 हो गया है। तो ये 30,000 से 24,000 हुआ, इसका मतलब घट गया। तो कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स यानी लॉन्ग टर्म लोन, तो लोन घटने का मतलब क्या हो सकता है कि हम लोग लोन का पेमेंट कर दिए, तो पेमेंट कर दिए तो क्या हुआ, हम लोग का कैश गया। तो इसको हम लोग लेस में लिखेंगे, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोविंग कितना पेमेंट हो गया, 6,000। तो इसमें हम लोग का शेयर कैपिटल में शेयर का इशू हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटीज में मात्र एक था लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अब हम लोग इसको फाइनल फिर निष्कर्ष निकाल लेंगे। इसका एड में आया 8,000 और लेस में आया 6,000। तो 8,000 में से 6,000 घट जाएगा, तो इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हम लोग के पास 2,000 रुपये। तो ये 2,000 का हम लोग नाम लिखेंगे, चूँकि ये प्लस में है तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। अगर ये माइनस में आ जाएगा तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पहले क्या करते हैं, बारी बारी से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल का कैलकुलेशन कर लेते हैं और तब फिर उस तीनों का एक निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं नंबर 4 में। इसमें क्या करेंगे हम लोग, 1 का रिजल्ट प्लस 2 का रिजल्ट प्लस 3 का रिजल्ट, 1 यानी ऑपरेटिंग का रिजल्ट, नंबर 2 इन्वेस्टिंग का रिजल्ट और नंबर 3 फाइनेंशियल का रिजल्ट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं हम लोग का फाइनेंशियल का रिजल्ट क्या है, प्लस में है 2,000। इन्वेस्टिंग का रिजल्ट हम लोग का क्या है, तो इन्वेस्टिंग का रिजल्ट है माइनस में 20,000 और इसके पहले जो हम लोग ऑपरेटिंग बनाए तो इसका रिजल्ट है प्लस में 15,600।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनल कर लेंगे, 2 प्लस में है 1 माइनस में है। तो ये हो गया हम लोग का 17,600 और 20,000 है इधर माइनस में, है ना। तो ये प्लस माइनस आपस में घट जाएगा। 10 में 6 गया 4, 9 में 7 गया 2, माइनस में बचा हम लोग के पास 2400। तो जब तीनों का कंक्लूजन माइनस में आएगा तो हम लोग ये मानेंगे कि कैश डिक्रीज किया है, और इसका नाम हम लोग लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना माइनस में आया, 2400 रुपये। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कैश को जो छोड़े हुए थे तो कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग लेना है। तो देखिए कैश का ओपनिंग कितना है, 18,000। तो नंबर 5 में हम लोग अब लिखेंगे एड ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ओपनिंग कैश बैलेंस हम लोग का है 18,000। तो एक यहाँ देखिए माइनस में है, दूसरा प्लस में है, तो प्लस माइनस घट जाएगा। 10 में 4 गया 6, 7 में 2 गया 5, है ना। तो फाइनली हम लोग का आया 15,600 रुपये, और ये 15,600 हम लोग का क्या होना चाहिए, क्लोजिंग कैश होना चाहिए। तो ये हम लोग का 15,600 कैश का क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी हम लोग जब ओपनिंग जोड़ेंगे ना तो क्लोजिंग कैश बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही ये क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया तो समझिए हम लोग का कैश फ्लो तैयार हो गया कंप्लीट। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग तैयार करते हैं तो ये 3 एक्टिविटीज़ में करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग और तीसरा फिनेंशियल, फिर उसका कंक्लूजन करते हैं और कैश का ओपनिंग क्लोजिंग दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बनाया गया ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोग को कोई डाउट रह गया हो तो फिर आप लोग इसके बारे में कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो आप लोग देखें, अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।